talk show with Suman Binda. आज के हमारे मेहमान हैं टैक्सेशन एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट श्री अतुल्य जैन जी, जिनका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमन जी। मैं आपके सभी व्यूअर्स को सादर नमस्कार करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे यही कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने मुझे इनवाइट किया है, मुझे इस काबिल समझा है। शुक्रिया। ये तो हमारा सौभाग्य है। थैंक यू अतुल्य जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो के अंदर, जो आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल्य जी, हम अब डायरेक्ट विषय के ऊपर नहीं जाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको आपकी जर्नी के विषय में कुछ चाहेंगे, जो दर्शक भी चाहेंगे उसको पूछना देखना, कि आपकी बचपन से लेके सीए तक और सीए से लेके आज तक की जर्नी आपकी कैसी रही, ज़रा आप प्लीज़ बताइए। सुमन जी, आपने तो मुझे बैड डेट में पहुंचा दिया है जिन चीज़ों को। देखिए, मैं पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट ही था, पर और मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक। मेरी मम्मी और मेरे फादर दोनों ही, हम सब एवरेज फैमिली थे। आप सभी हिंदुस्तान में सभी लोग एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक सर। तो मेरे फादर जो भी करते तो मेरा मन था कि मैं कोई अच्छा करूं, कुछ अच्छा रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन करूं। ठीक है। जबकि मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, पर मेरी मम्मी की कोई रिश्तेदारी में था, उसने सीए करी, तो कहते हैं मैं अपने लड़के को सीए बनाऊंगी। ओह, वेरी गुड। चांस की बात थी। वैसे तो हर एक कोई आदमी साइंस के लिए सोचता है, पर मेरे 10th में इतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो मुझे साइंस में मिल करके कॉमर्स में एडमिशन मिला। ओह। पर जब मैंने उसको करना शुरू किया तो मैंने अपनी ज़िंदगी को उसमें बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे ढंग से। मतलब मुझे अपनी पूरी लाइफ चेंज होती नज़र आई। जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस में मेरी वाइफ ने मेरा पूरा साथ दिया है। जैसे हर एक आदमी को प्रैक्टिस करने के लिए, काम बिजनेस करने के लिए एक आदमी चाहिए जो जिससे बैठ के डिस्कस कर सके अपनी प्रॉब्लम्स आगे के, तो उसने मुझे बहुत साथ दिया। आज तक हम लोग शाम को अपने बिजनेस का सारा डिस्कस उससे करते हैं, और कई बार डिसीजन होता है तो वो उसका डिसीजन में फाइनल मानते हुए काम करता हूँ, और मैं इस मुकाम पे आज इन सब के हेल्प से पहुँचा हूँ। और सुना तो ये है कि आपकी वाइफ भी बहुत एजुकेटेड हैं और वो भी सर्विस करते हैं, किसी बड़े अच्छे ओहदे पे हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वाइफ तो हमेशा ही हेल्पफुल रहती है। राइट जी। ये तो आदमी की लाइफ में वाइफ का हेल्पफुल होना वैसे भी ज़रूरी है। अतुल्य जी, मेरे को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको सीए की जर्नी में कितने साल लगे, कौन सी उम्र में, किस एज में आपने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री आपने प्राप्त की? मैंने 1984 में अपना सीए प्रोफेशन ज्वाइन किया था, एडमिशन लिया था। उसके बाद 1988 में मैं क्वालिफाई कर गया था। जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने कोई दो ग्रुप नहीं दिए, मैंने एक ग्रुप दिया, पर बट बाय गॉड ऑफ ग्रेस कि मेरे को कभी कोई रुकावट नहीं आई। वेरी गुड, वेरी तो गुड। मेरे भगवान ने बहुत साथ दिया, माँ बाप के आशीर्वाद ने साथ दिया, तो मैं आगे निकल गया। ठीक है, एक ही धुन थी, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर था कि मैंने प्रैक्टिस ही करनी है, तो मैं प्रैक्टिस में ही हूँ। सीए बनना है। सीए बनना है, प्रैक्टिस ही करनी है। देखिए, दो लाइन होती है इसमें, जॉब में भी जाते हैं और भी कोई शेयर्स में भी जाते हैं, बहुत सारी मार्केट है। ठीक है, ठीक और है। मेरा इंटरेस्ट इसी में था। विजन वही एक लेके चले, बिल्कुल एक क्लियर था। विजन जो आदमी एक लेके चलता है ना, तो लगभग सक्सेस होता ही सक्सेस हो होता जाता है। जो बंदा दो नाव में पैर रखता है ना जी, तो उसका तो आपको पता ही है। प्रोफेशनल लाइफ से हटके जैन साहब, आप मेरे को बताइए कि आपका किन किन चीज़ों में रुचि है? ट्रैवलिंग में है, स्पोर्ट्स में है, फैमिली में टाइम बिताना, या दोस्तों के साथ घूमना, या इसके अलावा कोई किस देखिए, मैंने बहुत कंटेंट रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। 8 घंटे प्रोफेशन करता हूँ, 8 घंटे खूब सोता हूँ, और 8 घंटे में मैं सब अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, अपनी मैगजीन्स पढ़ता हूँ। बिल्कुल डिफाइन है, चाहे मैं पैसा कुछ भी कमाऊँ ना कमाऊँ, पर मैंने यही सीखा है कि फैमिली फर्स्ट, एवरीथिंग आफ्टर। यस यस, ये तो तो मैं बहुत पूरा अपने घर वालों के साथ पूरा एंजॉय करता हूँ, और घर पे जाके ऑफिस को नहीं याद करता,
और ऑफिस में बैठ के अपने घर वालों को याद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है, और ये होना भी ऐसा होना भी चाहिए। फॉरनर्स की पॉलिसी होती है, अगर आप काम कर रहे हो तो काम करो, और अगर आप घर पे हो तो फिर ऑफिस के बारे में सोचो। बिल्कुल, आप इतना काम बिल्कुल, करके आओ बिल्कुल। कि आपको घर पे आके काम ना करना पड़े। पर मेरी वाइफ तो मेरे को बहुत डांटती रहती है कि सुमन जी आप घर पे भी वही काम और ऑफिस में भी वही काम, बट आपका सिस्टम तो बहुत अच्छा है। मैं कमेंट नहीं कर सकता। चलो, आपसे इस बात की भी कुछ प्रेरणा मिलती है, आगे से मैं भी इस बात को फॉलो करूँगा। थैंक यू। आपकी बेटी डॉक्टर है, हाँ जी। आपकी वाइफ, आपकी बेटी और आपका बेटा, मेरे हिसाब से शायद वो भी सीए है वो ना? सही है जी। हाँ जी। तो इन तीनों का आपकी लाइफ में क्या रोल है? ये एक बहुत अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है हमारे घर का, कि मेरी वाइफ LLB है और इस समय दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे और बाई के हाई कोर्ट्स में, जिसमें वो मीडिएशन सेंटर बैठती है। ठीक है। बेटी मेरी डॉक्टर है, और डॉटर इन लॉ भी मेरी डॉक्टर है, सन इन लॉ मेरा वकील है, और बेटा सीए है। तो हमारे हम जब घर में बैठते हैं मतलब तो हम सब सारे सब डिपार्टमेंट different के हैं, ऊपर सारे- कब्जा हैं किया सारे- हुआ है हाँ, आपने। सारे प्रोफेशनलाइज हैं। तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, बजाय कि जैसे मान लो एक ही सीए फैमिली तो पूरा सीए का डिस्कस। नेचुरली, तो बिल्कुल हमें जी। काफ़ी हाँ, वेयर अबाउट सभी चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो ये सही। एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन तो है, पर वो बहुत बेनिफिटेड है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक। एज ए सीए आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है जी? मैं ये 84 से हूँ, तो आज अब लगा ये 84, ओ माय 42 गॉड, 40 इयर्स, हाँ जी, हाँ ओह वेरी गुड, वेरी गुड, या वेरी। इस बहुत इसका मतलब हमने भी जो अपनी पब्लिक है उसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट हमने आपको चुना है। वो Thank खैर you, मेरे को पहले से भी आइडिया था कि आपकी मतलब प्रोफेशनल वाइज और प्रैक्टिस वाइज, और जो आपने लोगों को बहुत कुछ पहले भी दिया है, वो बड़े ग्रो किए हैं, आपकी नॉलेज से बहुत ग्रो किए हैं, ये मैंने पहले सुना हुआ है। ये हमारा ड्यूटी बनती है सर, प्रोफेशनल ड्यूटी है। सीए के अंदर एक खास बात होती है, सीए का क्लाइंट बढ़ता है तो सीए ये महसूस करता है कि मैं बढ़ रहा हूँ। मैं बढ़ रहा हूँ, उसको बिल्कुल। जेलसी नहीं बिल्कुल। होती कभी भी अपने क्लाइंट के बढ़ने से, खुश होता है वो। तो ये सीए प्रोफेशन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। वेरी वो गुड। कभी जेलसी नहीं करेगा अपने क्लाइंट के बढ़ने से। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपने देखा भी होगा। सीए और डॉक्टर्स का प्रोफेशन तो एक ही एक ही होता है। है, डॉक्टर्स भी जब उसका पेशेंट ठीक होता है तो उसको पेशेंट से भी ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा पेशेंट ठीक हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक ठीक। जैन साहब, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ। ये तो हमारी जो ब्रीफ कहानी आपके हमने सुनी, बहुत अच्छा लगा। अब हम मेन टॉपिक्स जो हमने टैक्स से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं और मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अभी अभी बजट आया है 2026। इसमें टैक्सेशन में क्या क्या बदलाव हुआ है, आप बताइए प्लीज़, हमारी जनता को बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस साल आपको 2 एक्ट फॉलो करने हैं। एक तो हमारा एक्ट है 1961 का, जो कि इस साल में लास्ट है। तो आपकी जितनी रिटर्न्स, जितनी असेसमेंट्स, जो भी कुछ होनी है, वो तो 1961 के एक्ट के हिसाब से होगी, पुराने वाले एक्ट के हिसाब से। अच्छा जी। क्योंकि 31 मार्च 26 में आपकी रिटर्न जो फाइल होगी वो जुलाई में, इस तरह जो भी आपकी ड्यू डेट है उसमें फाइल होगी, तो उसके हिसाब से आपकी रिटर्न, तो आपको एक एक्ट तो वो फॉलो करना है। ओके। लेकिन क्योंकि बजट के एक्ट्स होते हैं प्रोस्पेक्टिव होते हैं, तो आपको जो आगे का जो काम करना है, आगे आपको थ्रू आउट जो बिजनेस करना है, कंप्लाइंसेस जो करने हैं, वो कंप्लाइंसेस 2025 एक्ट के हिसाब से नेक्स्ट एक्ट, नया जो एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ठीक। नए एक्ट की सबसे खास बात यह है कि वो गवर्नमेंट ने उसको बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है। जो 1961 में जो एम्बिग्यूटी वर्ड्स होते थे, उन्होंने उनको बोलचाल की भाषा में, इजी वर्ड्स में, कि आप कोई भी पढ़ो तो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के आदमी समझ जाता है, ऐसे ही करता है। हर बंदा उसको मतलब इजीली उसको पढ़ सकता है, इजीली उसको समझ सकता है, अगर उसको थोड़ा सा ही पढ़ने का शौक है। ठीक ठीक। बहुत जो कानून की भाषा होती है वो हटा करके सिंपल किया है। सिंपल। और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस किए गए हैं। जो प्रोविजो थे वो उन्होंने सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो इसकी वजह से पढ़ना बड़ा आसान है उसको। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। और वो तो पुराने इतनी मोटी किताब थी, उसको 536 737 सेक्शन से उसको कवर करके वो दिया है, उसके हिसाब से ये पाया है। और देखिए, अभी जबकि पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया था, तो गवर्नमेंट को लगा कि एसएससीज को कुछ रिलीफ देना चाहिए, तो उन्होंने उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं। इस बार का जो बजट है
वो मैक्सिमम, एक तो गवर्नमेंट का एम्फासिस ये है कि हम लिटिगेसी से हटाएं, डिस्प्यूट से हटा करके, इसको आप कॉम्प्रोमाइज वर्ड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कि लोगों को रिलीफ दे कि वो अपना ढंग से बिजनेस कर सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कम से कम 20-25 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए हैं, कोर्ट्स भी एसएससी के अगेंस्ट थी, कोर्ट ने भी डिसीजंस दिए हैं कि एसएससी के अगेंस्ट है। अगर आप ईएसआई, अपने स्टाफ का ईएसआई, प्रोविडेंट फंड और वेलफेयर स्कीम्स के पैसे काट लेते हैं और आपको उस ड्यू डेट के हिसाब से नहीं जमा करते, ठीक है, तो वो आपको उसका इनकम टैक्स में एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा और आपको टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स पे, वेरी गुड। तो गवर्नमेंट ने उसको दे दिया है, छोटे छोटे बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, बड़ों का भी होगा, कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले उस पैसे को जमा कर देंगे तो आपको उसका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी पब्लिक की डिमांड थी। नहीं, बहुत सही, बड़ी पब्लिक की डिमांड, बहुत सही है। इससे जो जनरल पब्लिक है, जो सर्विस लोग करते हैं, उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे। हाँ जी। इसी तरीके से जो टीसीएस का जो पोर्शन था, अब आपने अपना बच्चा दिल्ली हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने भेजना है या आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होना है, तो उसके अंदर टीसीएस का रेट था। अब इन्होंने टीसीएस को 2% कर दिया। पहले आई थिंक 5% था उसके ऊपर, तो अभी गवर्नमेंट ने 2% कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए कि इसमें भाई कम से कम पैसा, एक्चुअली बेसिक इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन आए कि आपने पैसा खर्च किया है। बिल्कुल सही। और बिल्कुल। अब हमारा टैक्स क्रेडिट का स्लैब भी बढ़ गया है, 12 लाख तक हो रहा है, तो काफ़ी लोग उससे बाहर भी हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको कंसिडर करते हुए टीसीएस कम कर दिया। पर अब की बार तो कोई टैक्स स्लैब में आई थिंक फर्क टैक्स नहीं स्लैब है में कोई चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी। टैक्स स्लैब तो उन्होंने पहले ही कर पहले दिया। कुछ आपके हिसाब से पहले ज़्यादा है? नहीं सही, अभी प्रैक्टिकल है। अच्छा। प्रैक्टिकल है। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो रही है, तो जो लोअर मिडिल क्लास है उनसे टैक्स कलेक्शन कम किया जाए। मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर में करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, होप फॉर द बेस्ट। इसी तरीके से अगर आप ओवरसीज टूर पे जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ, तो उसके ऊपर पहले आप 5% 20% टीसीएस था। पहले अब 20 था 10 लाख से ऊपर। अगर आप 10 लाख से 10 लाख से ऊपर अच्छा, देते हैं तो ओके। आपको 20% टैक्स देना था। तो अब इन्होंने उसको भी 2% कर 2%, मतलब ऑल ओवर फ्लैट रेट कर दिया 2%। अब आपको रिस्पेक्टिव कितना भी आप अमाउंट, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको जो है 10 लाख से ऊपर पहले जो है 20% टीसीएस देना पड़ता था, उससे कम में 5% देना पड़ता था, बट अब गवर्नमेंट ने फ्लैट कर दिया है 2% टीसीएस देना है। 2% और टीसीएस तो रिफंडेबल है, टीसीएस एडजस्टेबल। टीसीएस आज के दिन आपको देना है, कुछ दिनों बाद आपके पास घर पे आपका टीसीएस, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी तो वापसी आ जाएगा, अगर इनकम टैक्सेबल होगी तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक से, तो ये बहुत अच्छा सा ये किया है। इसी तरीके से छोटे बिजनेसमैन को क्या होता था कि उनका टीडीएस कटता था, तो और बहुत टीडीएस कटता था, वॉल्यूम ज़्यादा होता था, तो वो लोग रिफंड नहीं आता था। हाँ, तो उनका कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी टीसीएस कटने के कारण। ओके। तो अगर वो कहता था कि मेरा इतना टीसीएस है, तो वो आईटीओ का एप्लीकेशन लगाता था, उसमें टाइम भी लगता था और अननेसेसरी मशीन भी लगती थी। आजकल सारा ऑनलाइन अब सिस्टम इन्होंने हो गया। जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उसके अंदर एप्लीकेशन फाइल करिए, आपकी इनकम के हिसाब से वो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा अतुल्य जी, एक मेरे माइंड में बहुत दिनों से ये सवाल है, मैंने कहा चलो कभी मुलाकात रहेगी तो आपसे ज़रूर पूछूंगा। हाँ जी। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत टैक्स देते हैं। हाँ जी। बहुत टैक्स देते हैं। क्या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो बहुत टैक्स देते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो रिलीफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एप्रिसिएशन अवार्ड होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो उनको छूट देनी चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कोई बंदा है 50 लाख रुपए टैक्स दे रहा है एक साल में, कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई कितना दे रहा है, मतलब उसका भी एक स्लैब होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कहीं मैं गलत तो नहीं? एक्चुअली में हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले जो रिटर्न टैक्स आ रहा है वो बहुत कम है। कुछ ही लोग हैं जो इतना अच्छा टैक्स दे रहे हैं। आप ये लगाओ 7-8 करोड़ आदमी कुल है जो रिटर्न फाइल करता है, उसमें से 140 करोड़ 140-45 करोड़ की जनसंख्या में से, और उसमें से भी अच्छा टैक्स देने वाला हो तो 1 करोड़ से भी नीचे ही, 1 करोड़ से भी नीचे है। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ये सब आपके वेलफेयर के लिए यूज होना है, वेलफेयर के लिए, फिर भी एक एप्रिसिएशन की बात करो। अभी इस तरीके से अभी हमारा देश चाहे खाली सर्टिफिकेट ही दे दे उनको। नहीं, सर्टिफिकेट तो इशू कर रहे थे पीछे, अब नहीं कर रहे। अब नहीं कर रहे। अब नहीं, सर्टिफिकेट इशू किया है उन्होंने कहीं डायमंड, मेरी वाइफ को आया है 1-2 दफ़ा, अच्छे टैक्स पेयर्स को उन्होंने दिया है, अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा खड़े होकर बोलते भी हैं कि उनके कारण आपके देश चारों तरफ तरक्की जो हो रही है वो आप लोगों के पैसे से ही हो रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ जी।
इसके अंदर एक और बड़ा अच्छा वो है कि इन्होंने पहले टीडीएस की जो इनकम टैक्स की रिटर्न होती थी, तो इनकम टैक्स की रिटर्न आपको 31 दिसंबर तक रिवाइज करनी पड़ती थी। उसी समय बेलेटेड रिटर्न जाती थी, अच्छा जी। तो वो प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था रिवाइज करने का। ओके, गैप बहुत कम गैप था। बहुत कम था, तो उन्होंने 3 महीने का टाइम और दे दिया, 31 मार्च तक आप उसको करिए। जब 31 मार्च तक करेंगे, पर उस पर थोड़ा सा आपको फीस देना पड़ेगा, 1000 5000 वो इनकम minor के है। हिसाब से, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है। इसी तरीके से जो असेसमेंट्स का जो बेस है, अब असेसमेंट में ज़्यादातर ये रीअसेसमेंट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन ड्राइवन बेसिस आ रही हैं रिटर्न्स, उसके ऊपर से देते हैं। तो उसके ऊपर भी क्या होता था कि कई बार एसएससी हमारे से बोलता था कि यार ये गलती तो मुझसे हो गई है, अब मेरे पास जरिया कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप उस पर हमें 10% एडिशनल टैक्स दे देंगे तो प्रोसीडिंग क्लोज वो क्लोज हो जाएगा। हाँ जी। चलो। इसी तरह इम्यूनिटी के ऊपर एक लाए हैं कि इम्यूनिटी लाएंगे अगर आपके पास रिटर्न आपकी असेसमेंट हुई है और मिस रिपोर्टिंग है उसके अंदर, अच्छा। तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि अगर आप मिस रिपोर्टिंग है, काम को ख़त्म करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, तो 100% अपनी टैक्स जमा कर दीजिए। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहती है हमारे को टैक्स दे दो, बस आपका खैर छोड़ देंगे, यही बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, चलो खैर अच्छी बात है, हाँ जी। क्योंकि टैक्स दे के भी पीछा छूट रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अल्टीमेटली टैक्स तो आगे पीछे देना ही देना। नहीं है। एक तुल्य जैन जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरल पब्लिक के लिए, सभी के लिए। हाँ जी। ये जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का नोटिस आजकल बहुत आने लग गए, बहुत आने लग गए। मतलब समझ नहीं आता, हर बंदा आपको कहता है कि जी मेरे को इनकम टैक्स का नोटिस है। ये क्यों आते हैं और इसका क्या प्रोसीजर क्या है और इसको हैंडल कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, रिटर्न फाइल करते हुए आपने कई चीज़ों को चेक करना है। अब आप गवर्नमेंट अपनी साइड से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिटर्न फाइल करेंगे, AIAS में इन्फॉर्मेशन होती है, TIS में इन्फॉर्मेशन होती है, 26AS में इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या है, तो वो जनरली लोग जो है ना वो उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, प्रॉपरली नहीं करते हैं, उसको ध्यान भी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वे बन जाते हैं कि नोटिस भी। एक चीज़ और है, अभी कई स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने TDS काटा किसी का, तो TDS वाला अलग से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जहाँ आप जिस रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं वो भी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और भी कई अथॉरिटीज हो सकती है जो उसमें इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आपका इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप रिटर्न फाइल करते हुए उसमें जाइए और अपना ऑप्शन है उसमें, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन बताइए कि ये मेरी एक ट्रांजैक्शन क्या जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। जॉइंट प्रॉपर्टी आपने खरीदी या बेची तो उसकी फुल वॉल्यूम वहाँ पर आती है, तो वहाँ पर आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन फाइल करिए। अगर आप रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल करेंगे तो आपको किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। क्या इसमें गलती हम क्लाइंट की समझते हैं या कई दफ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस टाइप की गलती कर लेते हैं? क्या समझते हैं कि मतलब इसमें मेन गलती का जो है हिस्सा किसके पास? ज़्यादातर लोग ना जी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, यही चीज बताते नहीं हैं। बताने उनका तो वही सिस्टम हो गया। अभी डॉक्टर के पास जाओगे, यदि बीमारी नहीं बताओगे तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा? यही हुआ ना। बाकी हम सब लोग पूरी कोशिश करते हैं अपने एंड पर। आप विश्वास करना, कई बार ऐसे केसेज भी आए हैं, लोगों के बैंक अकाउंट पड़े हुए हैं, उन्हें याद भी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें बता रहा है कि आपके पैसे पड़े हुए हैं, उसके अंदर आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। कहते नहीं, वो तो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था। फिर वो पैसे निकाल रहे हैं। चलो ठीक। इसके साथ ही मेरा एक और छोटा सा सवाल है, मेरे को भी आज तक पता नहीं लगा एग्जैक्ट। सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, GST डिपार्टमेंट के लिए बिज़नेस ओनर को अपनी बुक्स कितने साल तक संभाल के रखनी है? देखिए, वैसे जो रिक्वायरमेंट है वो 6 ईयर्स की है, 6 साल 6 साल की है। हाँ जी। पर हम लोग सबको सलाह देते हैं कि आप 8 साल रिटेन करके रखो। क्यों? उसका बेसिक रीजन है, कई बार सामने वाली पार्टी जिनसे आप डील कर रहे हो उनके सर्च हो जाती है, तो उनकी असेसमेंट चल रही होती है, तो वो आपसे फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप उसको बता सकें। कई बार उनके असेसमेंट काफ़ी लंबे भी चलते हैं, तो 8 साल तो एडवाइजेबल है कि 8 साल रखो। पीछे जब अमेंडमेंट लाए थे तो उन्होंने 10 साल तक की रीओपनिंग रख दी थी, जबकि इतना रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं था। 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर गवर्नमेंट ने दोबारा से अपने आप को 5 ईयर्स तक रिस्ट्रिक्ट किया, करंट ईयर प्लस 5 ईयर। GST में भी यही है और इनकम टैक्स में GST इनकम टैक्स का दोनों का ये है कि आप 5 साल तक बुक्स रखिए, और और 2 साल तक आप रिकमेंड करते हैं कि 2 साल और रखिए। और रखिए। ठीक।
ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। क्या है, कई लोगों को पता ही नहीं। अपनी बुक्स उन्होंने तो आज अपना कंप्लीट करवाया, रिटर्न भरी और बुक्स फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना? आपको रिटेन हाँ, करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया, जनरल बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं होता। मैं जीएसटी के विषय में दो चार हाँ जी, छोटे छोटे बताइए। आपसे क्वेश्चन करूंगा, जो हमारी जनता को भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक तो ये कि किस किस बिजनेस ओनर्स को जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, जिसकी भी अगर बिजनेस करता है, अगर उसकी टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर है, ओके, 40 लाख, सॉरी 40 lakhs, हाँ, लैक्स हाँ, तक, करोड़ों में घूमते हैं ना, ये लैक्स का ध्यान 40 लैक्स तक अगर है, आप बिजनेस करते हैं तो 40 लैक्स है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 20 लैक्स है। अच्छा अच्छा। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब 40 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर होगी तो जीएसटी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सेल्स करते हैं, अपनी जिस सिटी में काम कर रहे हो उससे बाहर का काम करते हो, हाँ जी। तो आपको फ्रॉम द वेरी 1 रुपये आपको लेना पड़ेगा। मतलब आपके मुताबिक मेरा बिजनेस दिल्ली में है, मान लो मैं हरियाणा में माल भेजता हूँ, तो मेरी जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट वेरी फर्स्ट फर्स्ट यही हुआ। बिल्कुल, Very एग्जैक्टली। जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? एक। नंबर 2, क्या सीए की रिक्वायरमेंट रहती है उसमें? नंबर 2। नंबर 3, और इसमें कितने दिन का प्रोसेस है जीएसटी नंबर लेने के लिए? ओके, देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं उल्टा चलता हूँ, कितने दिन की? अभी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, सेक्शन 14A। अगर उसने कहा अगर आप B2B काम करते हैं और आपकी 2.5 लाख रुपए तक की आउटपुट है, मंथली टैक्स पेबल है, तो आपको 3 दिन के अंदर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। अच्छा, हाँ, और 3 दिन तो ऑन रिकॉर्ड है, आपको 30 to 35 मिनट्स में रजिस्ट्रेशन आ जाता है। वेरी गुड। डॉक्यूमेंट्स को कोई ज़्यादा नहीं मांगते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस प्रेमिसेस का प्रूफ, ठीक है, आपकी फ़ोटो हो गई और साइन। जनरली यही उनकी रिक्वायरमेंट है। Generally। अगर आपकी टर्नओवर 2.5 टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, तो आपको फिर उसको रेगुलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है। ओके। ये स्कीम अभी अभी लेटेस्ट डिक्लेयर करी है, और पुराने सिस्टम से आप चलते हैं तो डॉक्यूमेंट्स यही हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज लेते हैं। ओके। क्या इसमें सीए की रिक्वायरमेंट रहती है? देखिए, सीए जो काम करते हैं ना, वो प्रॉपर्ली करते हैं। कई चीज़ों में एसएससीज को पता नहीं होता, वो गलत पता नहीं डॉक्यूमेंट फाइल होता कर है। देते हैं, और उसके लिए बाद में ना कॉन्सिक्वेंसेस महंगे पड़ जाते हैं। आपको सीए जो है वो प्रॉपर गाइड करेगा और आपकी हेल्प भी होगी। अतुल्य जैन जी का कहना है कि जीएसटी नंबर किसी को लेना हो तो इनके हिसाब से जीएसटी नंबर लेने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप अपने आप से लेंगे, कहीं ना कहीं गलती ज़रूर कर लेंगे, गलती ज़रूर करेंगे, और उसके बाद फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, तो वो एक तो टाइम आपका वेस्ट रहेगा, आपका पैसा भी ज़्यादा जाएगा, आपकी टेंशन भी बढ़ेगी। सो जब भी जीएसटी नंबर आपको लेना हो, कंपनी नई आपको बनानी हो, तो मेरी भी अपनी ये सलाह है, अतुल्य जैन जी की ये भी सलाह है कि सीए की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। अतुल्य जी, क्या जीएसटी वालों को भी ऐसे नोटिस आते रहते हैं जैसे इनकम टैक्स के आते हैं? जीएसटी के नोटिस आते हैं जी, उसके 3-4 ग्राउंड ज़्यादातर होते हैं। या तो आपने रिटर्न ना फाइल करी हो, अच्छा जी, आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया हो, ओके, आपकी रिटर्न में कोई डिफेक्ट है जिसका जनरली होता है, ठीक है, तो वो, या आपने इनएलिजिबल आईटीसी सेक्शन 17(5) है एक, मैं हर एक बिजनेसमैन को एडवाइस करूंगा कि उस सेक्शन को गो थ्रू हो जाए। उसमें जितनी आइटम्स लिखे हैं उसके अंदर उसका आईटीसी नहीं मिलता, पर लोग एक दूसरे से पूछ करके लेते हैं, और फिर उसका इंटरेस्ट भी जमा करते हैं, पेनल्टी भी जमा करते हैं, टैक्स भी जमा करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेक्शन 17(5) का पढ़ा जाना, और साथ में बोगस परचेजेस के बीच में बिल्कुल ना लगे। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल ये ज़माना, तो मैं समझता हूँ बहुत पहले से मैं सुनता रहा हूँ कि बोगस बिल काट लिए, जीएसटी सामने वाले से ले लिया, गवर्नमेंट को पे नहीं किया, पर आजकल बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बहुत सीरियस हो गई है इसके अगेंस्ट, और ना ही अब आने वाला जो टाइम है इन चीज़ों का रहा है कि आप बोगस चीज़ को आप गवर्नमेंट को पेश करो, पॉसिबल नहीं है। टोटल एआई बेस्ड हो गया इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आप
आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को शायद कम दोगे, वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। ज़्यादा दे देंगे। उनकी लिस्ट में बने हुए हैं सब कि कौन आदमी गलत कर रहा है, कितना बिजनेस किस लाइन में कितना होता है। एआई से तो सारा ऑटोमेशन सिस्टम हो ऑटोमेशन गया। ऑटोमेशन ही आपकी ट्रांजेक्शन जरा सी भी डिफेक्टिव हो गई आपको नोटिस आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या जीएसटी ऑफिसर जो हैं, पहले मैं सुनता था कि लोगों की शॉप्स में, शोरूम में, ऑफिसों में जीएसटी प्रीमिसेस में जाते हैं, क्या आजकल भी जाते हैं? देखिए, जीएसटी ऑफिसर जा सकते हैं कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, मगर वो सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेकर के जाते हैं। सीनियर अथॉरिटी किसको कहते हैं? जैसे इंस्पेक्टर की अगर विजिट, फ्रेंडली विजिट करानी है कि बिजनेस इसका कैसे चल रहा है, काम कर रहा है ओके। नहीं कर रहा है, तो वो एसटीओ अपने प्रॉपर जीटीओ जो सीनियर जो सीनियर है ऑफिसर उससे लेगा। आपको सर्च के केस में जाना है अच्छा तो जी, कमिश्नर लेवल से अप्रूवल लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे आप नहीं वॉक इन नहीं जा सकते। सकते, ठीक है, ठीक, ये वॉक इन चीज़ नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ ठीक ये है। 2-3 सर्कमस्टांसेस हैं, आपने टैक्स ही जमा किया तो वो आएगा कि आप टैक्स जमा करो, आप रिटर्न जमा करो। अगर आप उसके बाद भी कंप्लायंस नहीं कर रहे तो वो देखते हैं आप बिजनेस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले तो जीएसटी ऑफिसर जो तो एरिया है में घूमते थे, घूमते थे और ऑफिस में जाते थे और बड़ा सामने वाले बिजनेस ओनर को बड़ा प्रेशर हो जाता था। अब ऐसा नहीं है सर। अब तो ये गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है ईस्ट टू बिजनेस का, उसमें ये सब चीज़ बिल्कुल कवर है। सही। गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखे इन सब चीज़ों की कि एसएससी डीलर्स परेशान ना हो। परेशान ना हो, बिल्कुल। अभी मैं भी देख रहा हूँ कई सालों से, डे बाय डे, और हर साल जो बजट में जो जैसे ही कानून बनते हैं, पहले से हर साल कुछ कंफर्टेबल जोन में पब्लिक को और गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट डीलर्स के ऊपर विश्वास करके चल रही है। विश्वास करके चलती है। ठीक। आजकल ये भी बड़ी चर्चा में दो काम है, एक है रियल एस्टेट, दूसरा है स्टॉक मार्केट। दोनों में इन्वेस्टमेंट, जैन साहब आप बताइए, रियल एस्टेट ज़्यादा बेनिफिशियल है इनकम के लिए या स्टॉक मार्केट? देखिए, ये आदमी के ना अपने अपने सब्जेक्टिव है, किसी को किस चीज़ में मज़ा आता है। पर मैं हर एक आदमी को एडवाइस करूँगा कि अपनी पैसिव इनकम रेगुलर इनकम के साथ से ज़रूर बनाएं, अगर और एक वेंचर में पैसा ना लगाएं। बिल्कुल सही। कुछ अगर आप लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, इंडेक्स फंड में करें, शेयर्स में करें, एफडीज भी रखें कि एक लाइन डाउन हो, कमोडिटी के अंदर भी करें। ठीक है। अब क्या है कि ये नीड है आपकी, अगर आपको पैसा 10 साल बाद चाहिए तो हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करें, ठीक है। मगर आपको पैसा भी 2 साल बाद ही चाहिए तो वो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको मान लो थोड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है, 5-7 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो आप 2 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी तो बेचोगे नहीं, बिल्कुल सही तो आप है। पैसे की स्केर्सिटी में आ जाओगे। ओके और ओके। जो इन्वेस्टमेंट है इमोरल प्रॉपर्टीज़ में, उसमें पैसा लगता है। अगर आपके पास फंड्स हैं और या आप बोरोइंग्स करके करते हैं और आप कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं, तो अनएंडेड वो बहुत सेफ गेम है। और स्टॉक मार्केट के विषय में आप क्या चाहते हैं? स्टॉक क्या मार्केट कहना के अंदर जी देखिए, एक तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। जनरली इसमें लोगों से नुकसान ज़्यादातर वो इसीलिए होता है, ज़्यादातर। इनएक्सपीरियंस होते हैं। जबकि बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं स्टॉक मार्केट के, मैं कई दफ़ा यूट्यूब चैनल भी देखता रहता हूं, तो वो यही कहते हैं कि जो बिना किसी की ट्रेनिंग लिए अपनी मर्जी से आइडिया से स्टॉक मार्केट में जाते हैं वो 95% लॉस करते हैं। ये आई थिंक बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई। अगर आपको नहीं एक्सपीरियंस है तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, इंडेक्स फंड में लगाइए। इंडेक्स फंड में आपको लॉस कम से न्यू इंडेक्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट आ जाएगा सेम के। और आप अगर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो इस मार्केट में जाने का लिए, क्योंकि टाइम मांगता है, स्टडी मांगता है। ओके। और आपके लिंक्स इस तरह से कनेक्शन होने चाहिए। अतुल्य जी का ये कहना है कि यदि आप रियल स्टेट में जाते हैं, रियल स्टेट में आपको इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रियल स्टेट में आई थिंक नुकसान होने के चांस कम है। बहुत कम रहते हैं। बट उसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि रियल स्टेट में यदि आपको इमीडिएट पैसा चाहिए, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 1 करोड़ रुपये आपको चाहिए महीने, 20 दिन, 10 दिन में, हो सकता है रियल स्टेट से वो वापसी नहीं आए। रियल स्टेट के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेनिफिट दे के जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अतुल्य जी का कहना है कि स्टॉक मार्केट में उसको करना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो। बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में एंटर होना मतलब अपने पैसे को डुबोना। नॉलेज है तो ज़रूर करिए, डेफिनेट करिए। नंबर तीसरा, अतुल्य जी का ये कहना है
कि अपना पैसा, मान लो आपके पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख को आप डिवाइड करके आप इन्वेस्ट करिए। कुछ पार्ट आप अपना प्रॉपर्टी में करिए, कुछ स्टॉक में करिए, कुछ म्यूचुअल फंड में करिए, कुछ एफडी में करिए, जो भी हैं, क्योंकि ये नहीं है कि एक सेक्टर डाउन हो गया तो आप भी डाउन हो गए। इसको एक एवरेज बना के करिए। ये आपकी भविष्य के लिए और आपकी ये टेंशन फ्री जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी। जैन साहब, बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में क्या क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी डिफ़िकल्टी होती है और जनरल पब्लिक की तरफ से भी डिफ़िकल्टी होती है? वो क्या मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? कॉमन मिस्टेक जो मेरे को महसूस हुआ है कि आपको जितने भी एप्लीकेबल एक्ट्स हैं उनके अंदर अपने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। अच्छा। उनकी कंप्लाइंस टाइमली करने चाहिए। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट की तरफ एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है एमएसएमई की। हाँ जी। कि आप एमएसएमई कराइए, आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल सही आपकी है। पेमेंट सिक्योर है, 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है, मैक्सिमम 45 डेज अगर आपका बिल्कुल। राइटिंग में एग्रीमेंट है। पर लोग नहीं कराते हैं। ये जैन साहब क्या सिस्टम है, दोबारा से बताइए। 15 दिन 45 दिन का ऐसा है मैं कि सुना MSME हुआ है, बट क्लैरिटी आप दीजिए। ऐसा है कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, हाँ ठीक है, तो आपको जिसको आप माल सप्लाई कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, उसको अगर आपका कोई राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में आपको उसकी पेमेंट क्लियर करनी ही पड़ेगी। और अगर आपका उस राइटिंग में एग्रीमेंट है कि लॉन्ग टर्म का, तो 2 महीने 3 महीने जो भी है, तो 45 डेज से आगे का आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। आपको 45 डेज के अंदर मैक्सिमम पेमेंट करनी है। इसके लिए इनकम टैक्स में भी प्रोविजन बना दिया है। अगर आप उसको अगर उसे टाइम से पेमेंट नहीं करी है, हाँ जी, तो वो एक्सपेंस से डिसअलाउ हो जाता है और ये बहुत हैवी पड़ रहा है बिजनेसमैन के ऊपर। तो इसके कुछ नुकसान भी है, मेरे को लगता है कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि सामने वाले की, जिसने माल बेचा है, उसकी पेमेंट जो है वो जल्दी जो डूबती नहीं है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। नहीं तो क्या है कि एक दफ़ा माल दे दिया और सामने वाला भूल जाता है माल दे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा एक्ट है जो गवर्नमेंट ने किया है। मेरे हिसाब से इसमें जितने भी बिज़नेस ओनर हैं उनको बड़ा बेनिफिट इसका मिल रहा होगा। नुकसान के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों का आइडिया है कि ये कंपनी वाले माल सप्लाई नहीं लेंगे, तो कंपनीज एक्ट में रेस्ट्रिक्शन है कि आपने अपनी टोटल परचेज में इतनी परचेज एमएसएमई से करनी ही करनी है। अच्छा जी। हाँ जी, इतनी ये गवर्नमेंट ने हम स्मॉल ट्रेडर्स को ये दे रही है। इनका अपना एक पैनल बना हुआ है। अगर आपकी कोई फ्री भी पेमेंट नहीं करता तो आप उनके पास जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। वो तो दे विल कॉल देम योर सप्लायर, योर पार्टीज, कस्टमर। इसी तरह से बहुत से लोग टीडीएस की रिटर्न्स हैं नहीं भरते हैं, टीसीएस की रिटर्न्स हैं नहीं भरते हैं। मेरा अपना ओपिनियन है, हम सब क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप ये पैसा पेनल्टीज़ में इसमें मत बर्बाद करो, टाइम से पेमेंट करो, गुड बुक्स में रहो गवर्नमेंट की, ठीक है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट पूछने नहीं आ रही, वो पूछने आते हैं 2-3 साल बाद जी, जब इसमें प्रोसिक्यूशन लगता है, पेनल्टी लगाते हैं वो, फिर वो बात बहुत भारी पड़ जाती है। अब छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं तो कंप्लाइंस करो। अब आपको फूड लाइसेंस लेना है, आपने फूड लाइसेंस नहीं लिया, आप बिगर फूड लाइसेंस के ही काम करे जा रहे हो, मिनिमम वेजेस एक्ट की कंप्लाइंस नहीं करते, सही पेमेंट चेक से देनी होती है, चेक से नहीं देते, कैश देते हैं। अच्छा, कैश से मेरे को एक और क्वेश्चन याद आया आपसे पूछने के लिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में। क्या हम 2 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट किसी को देते हैं तो क्या ये सिक्योर है गवर्नमेंट की निगाह या हमारी निगाह से, डिपार्टमेंट की निगाह से? क्या हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कहाँ तक है ये? देखिए, 2 लाख से ऊपर आप ना पेमेंट दे सकते हैं और ना ही पेमेंट कोई रिसीव कर सकते हैं। जो आदमी 2 लाख से ऊपर आपसे पेमेंट रिसीव करेगा उसके ऊपर इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। नहीं, जैसे एग्जांपल, हाँ जी, मैंने बैंक से 4 लाख रुपए निकाला, मैंने सामने वाली पार्टी को 4 लाख रुपए दे दिया, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं सर, वो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं, इसीलिए रूल बनाए। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी हो वो बैंकिंग चैनल से काम हो। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड हो। मैंने 4 लाख रुपए बैंक से निकाल लिया, मैंने आगे कैश दे दिया, तो इसमें क्या गलती है? नहीं, वो गवर्नमेंट के रूल तो एक्ट है ना। जो गवर्नमेंट ने इतनी प्रॉब्लम फेस करी है, अब वो लोग सर्च करने जाते हैं तो 40 आदमी को खड़ा कर देते हैं, इसने मुझे 2 लाख दिया, इसने मुझे 4 लाख दिया, इसने मुझे 6 लाख रुपए दिया। तो ऐसा आपके मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते? अभी मैं आपको तो प्रॉपर्टीज में आप 20,000 से ऊपर की कैश पेमेंट ले नहीं सकते। प्रॉपर्टी में 20,000? हाँ जी, ओह माय गॉड, इससे ऊपर इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी है।
जो रिसीवर है, जो रिसीवर है, हाँ। देने वाले को कोई नहीं है। एक साइड लगा रखा है, एक साइड लगा रखी है उन्होंने। ठीक ठीक ठीक। वो इसीलिए कि आप आउट ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ना करें। हम अब लास्ट राउंड में पहुंचते हैं, रैपिड फायर राउंड। इसमें हम जैन साहब से यस नो में 10 क्वेश्चन पूछेंगे, जिनका जैन साहब आपको जवाब देंगे, और वो जो जवाब है बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत काम आने वाले हैं। नंबर 1, क्या हर टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में अपनी पूरी प्लानिंग स्टार्टिंग में कर लेनी चाहिए या नहीं? यस, एग्जैक्टली। विदाउट दिस तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, जैन साहब का कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही पूरे साल की प्लानिंग पहले करके चले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पूरे साल भर तक। देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट बजट आपको साल से पहले दे देती है कि ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारे टैक्स इशू है, ये हम चार्ज करेंगे। तो आप पहले से ही बताना पड़ता है, गवर्नमेंट की ड्यूटी पार्ट। Yes. ये नहीं है साल के खत्म होने के बाद बताएंगे इतनी % टैक्स रेट है, ये है। आप क्या प्लान करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो कहीं नौकरी करते हैं, क्या उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है? देखिए, यूजुअली नहीं आता था, पर पिछले 1-2 साल में इतना बवंडर हुआ है कि सैलरी वालों ने इतने फर्जी क्लेम डाले हैं। चाहे वो LTC का है, चाहे इंटरेस्ट ऑन FDR का है, सेक्शन 80C का है, 80D का है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बवंडर किया है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सर्च भी किए हैं और इन लोगों से टैक्स भी जमा कराया है वापसी। और कितनी तो ऐसे होते थे कि जो अपनी बाकी सैलरी के अलावा दूसरी इनकम ऑफर ही नहीं करते थे। अब तो AI की वजह से एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अर्लियर तो मुझे याद है आते नहीं थे, कहते ये मेरी सैलरी है, जो अपना भरते थे रिटर्न। तो इसलिए ऐसा सोचना एक गलत है। जैन साहब का कहना है कि सैलरीड पर्सन को भी डेफिनेट नोटिस आ सकता है यदि वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है। बिल्कुल। नंबर 3 मेरा क्वेश्चन है, क्या ITR इनकम टैक्स रिटर्न अपने आप भरना रिस्की तो नहीं है? क्या इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प चाहिए या नहीं? देखिए, ITR भरना ना एक लास्ट स्टेप है। आप पूरे साल सर्विसेज लेते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, आपको प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं। ITR फाइलिंग इज़ नथिंग, इट इज़ ए टोटल क्लैरिकल जॉब। तो मतलब आपके हिसाब से क्या सेल्फ ITR भरना रिस्की है? रिस्की है जी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या ब्लैक मनी के ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट पहले से सख्त होती जा रही है? बहुत ज़्यादा जी। आपकी अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम डिक्लेयर की है, फॉरेन डिक्लेरेशन एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम। कई लोगों के वहाँ बैंक अकाउंट हैं, उन लोगों ने अपने डिक्लेयर नहीं करे। दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं ना, उसके सोर्सेज डिक्लेयर किए हैं। तो वो 6 महीने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार स्कीम डिक्लेयर करने जा रही है। जिसके अंदर आपने इनकम और प्रॉपर्टी दोनों नहीं डिक्लेयर किए हैं तो 30% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू और 30% प्लस 30% पेनल्टी के शेप में एडिशनल टैक्स जमा करके आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं, अगर वो अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक है। कई लोगों ने क्या किया हुआ है कि इनकम डिक्लेयर कर दी है पर एसेट्स डिक्लेयर नहीं करी है, और 5 करोड़ रुपए तक के किसी को एसेट्स है तो 1 लाख रुपए का जो फीस दे करके आप अपनी डिक्लेरेशन कर सकते हैं एंड यू विल बी फ्री मतलब उसको रिवाइज कर सकते हैं। वो स्कीम आएगी जी। स्कीम, हाँ, स्कीम के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं और आगे आप डिक्लेयर करते जाइए बराबर। ठीक। कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो हमारे को टैक्स सेविंग के लिए काम आती है? देखिए, उसमें से जैसे मैं 1-2 बता देता हूँ, बाकी आप बताएंगे। जैसे कुछ लोग LIC ले लेते हैं, कुछ लोग मेडिक्लेम ले लेते हैं, या इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ FD करवा लेते हैं। तो आप बताइए कौन सी आपके हिसाब से इसमें ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना नहीं हो पा रहा कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट कर सकें। कर रहे हैं 10 लाख रुपए तक पर्टिकुलर पर्सनस को वो क्लेम भी दे रहे हैं, मेडिक्लेम की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, पर हर एक आदमी नहीं कर पाता। आप टैक्स सेविंग के लिए करें या ना करें, पर अपनी लाइफ की अपने मेडिकल फैसिलिटी और सिक्योरिटी के पॉइंट से आप LIC जरूर लें। ठीक। जैन साहब का कहना है कि टैक्स सेविंग के लिए इतना बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बट अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए LIC
पॉलिसी और मेडिकल पॉलिसी ज़रूर करवाएं। इन दोनों में भी गवर्नमेंट आपको टैक्स का बेनिफिट देगी। क्या गवर्नमेंट फ्यूचर में आने वाले टाइम में टैक्स सिस्टम को थोड़ा सख्त कर रही है? मेरे ख्याल से लिबराइज कर रही है, लिबराइज कर रही है। लोगों को इनवाइट कर रही है कि वॉलंटरी कंप्लाइंस करो। गवर्नमेंट जो है जैन साहब के हिसाब से टैक्स सिस्टम को बड़ा ही इजी कर रही है। मैं भी देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत ही, अब उनकी गवर्नमेंट की सोच है कि जो पब्लिक है उसको हमेशा कंफर्टेबल जोन में रखा जाए, चाहे वो टैक्स सिस्टम है, चाहे वो नोटिस सिस्टम है, चाहे किसी भी चीज़ का है, और सारा काम जो ऑनलाइन हो जाए, ऑफिसों के धक्के नहीं खाने पड़े। जो गवर्नमेंट का है टारगेट अब यही चल रहा है। एक और क्वेश्चन, क्या बिजनेस ओनर है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, क्या उसको बेसिक अकाउंट्स की कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, या वो रब बास रही हैं, या सीए के भरोसे ही हैं, या अकाउंटेंट के भरोसे ही हैं? नहीं सर, बिजनेसमैन बहुत स्मार्ट है। हम तो खाली टैक्सेशन पे देखते हैं, आना जाना देखो पागल को भी आता, सब कुछ पता है। इस बिजनेसमैन सब जानते हैं मैं क्या कमा रहा हूँ, कहाँ से पैसे आए हैं, हम भी उनसे ही पूछते हैं कहाँ पैसे जा रहे हैं। तो अगर वो इतना भी नहीं कर पाएगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा ना, फिर वो कैसे बिजनेस करेगा? नहीं, तो सब होशियार हैं जी। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसको ये ना पता हो कि भाई ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहा हूँ, कितना मेरा मार्जिन है, तो ये सब पता होता है। जैन साहब आपके पास तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो लास्ट दिन है 31 मार्च निकल जाते, उसके बाद आते हैं कि जी ये मेरा अकाउंट से अब आप ही संभाल लो, कैसे करें? ऐसे भी होते होंगे? बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो वो तो अपना टाइम पे काम, जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपना टाइम पे आते हैं, टाइम पे काम कराते हैं। आखिरी टाइम पे आप कहीं पर भी जाओगे तो वो प्रॉपरली नहीं होगा, फिर वो रिवाइज नहीं बनते नेचुरली फिर तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हर चीज़ में। लास्ट में आप क्लाइंट को नहीं बोल सकते लास्ट मोमेंट पे हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। इनका कहना है कि हर बिजनेस ओनर को एक बेसिक नॉलेज बिजनेस की ज़रूर होनी चाहिए, अकाउंट्स की ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं पता है तो अपने सीए साहब से अपनी सलाह लीजिए, अपने जो अच्छे अकाउंटेंट से सलाह लीजिए, या एक अपने अच्छे बिजनेसमैन से सलाह लीजिए जो आपके दोस्त हैं। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, जो बिजनेसमैन है उनको जो 2, 3, 4 साल की प्लानिंग पहले नहीं कर लेनी चाहिए अपने बिजनेस की? मैं टैक्स की नहीं बात कर रहा, बिजनेस की, कि आज मैं ये कर रहा हूँ, 2 साल 4 साल बाद 3 साल बाद मैं ये करूँगा। आपके मुताबिक क्या करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए जी, बगैर उसके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपके टारगेट्स तो फिक्स करोगे जब भी तो कुछ अचीव करोगे। बस ठीक। अगर आपको टारगेट नहीं है, आप चले जा रहे हो जो कुछ हो रहा है, तो फिर तो वो ऐसी तरह से चलेगा। सभी बातों में एक लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा यस नो में ही पूछूंगा। क्या गवर्नमेंट पब्लिक के फेवर में सारा सिस्टम कर रही है या नहीं कर रही है? थैंक यू सो मच। ये था हमारा फाइनल रैपिड राउंड यस नो राउंड। आज आपको अतुल्य जैन जी, हमारे रिस्पेक्टेड अतुल्य जैन जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह टैक्स के विषय में, फाइनेंस के विषय में, जो गवर्नमेंट के कंप्लेंसीज है उनके विषय में, और स्टॉक मार्केट के विषय में, रियल एस्टेट के विषय में बहुत ही सरल लफ्ज़ों में आपको बहुत एक ज़रूरी जो है बातें आपको समझाई। इसके लिए मैं अतुल्य जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपनी लाइफ में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा पता भी है, बहुत बंदों को अपनी एक्सपर्टी से बहुत बंदों को ग्रो करते हुए देखा है। इनकी गाइडेंस से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हुए देखा है। मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी बिज़नेस ओनर हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर अतुल्य जैन जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़रूर मिलके सलाह लेके अपने काम को आगे बढ़ाएं। जैन साहब, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, ये मोमेंटो आप आपको हमारी टीम की तरफ से एक यादगार चिन्ह, ये एक छोटी सी यादगार हमारी टीम की तरफ से, टॉक शो विद सुमन बिंदल की तरफ से
हम आपको भेंट कर रहे हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं हूँ सुमन बिंदल। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है, बट पैसे को संभालना उससे भी बड़ी कला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ये शो टॉक शो विद सुमन बिंदल आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, जो कि मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपके पास कंटिन्यूस आती रहे। इसके साथ ही मैं अपने साथियों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।